वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज देखिए इंटरनल हार्डवेयर अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इंटरनल हार्डवेयर में आज हम देखने वाले हैं मेमोरी यूनिट, है ना, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, और ये कितने टाइप की होती हैं, ये सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्टोरेज डिवाइस, है ना, यानी कि स्टोरेज डिवाइस क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो मेमोरी वह इकाई है जिसमें डेटा और आदेशों या प्रोग्राम को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। देखो ये सबको पता होगा कि मेमोरी में क्या किया जाता है, डेटा इंस्ट्रक्शन है, क्या किया जाता है, इन्हें स्टोर किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्टोरेज युक्ति कहते हैं, ठीक है। यह ऐसे साधनों से बनी होती है जिनका प्रयोग किसी प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम पालन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेमोरी इकाई को इस प्रकार से बनाया गया है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव है ना। मतलब कि स्टोरेज डिवाइसों को इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि जो आपकी कंट्रोल यूनिट है तो उसमें से कोई भी सूचना क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, ठीक है। इसमें लगने वाला समय विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कि जो इसमें टाइम लगता है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और यह मेमोरी उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, यानी कि आईसी मेमोरी, चुंबकीय टेप और या फिर चुंबकीय डिस्क होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रचलित है यानी कि पॉपुलर है, ठीक है। अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब क्या है, आपके स्टोरेज डिवाइस हैं। जैसे ये हो गए यूएसबी, ये एक्सटर्नल ऑप्टिकल ड्राइवर्स हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं मीडिया डिवाइस, ठीक है, सीडी हो गई, HDD, SSD और फिर से पेन ड्राइव, ठीक है, ये आपकी SSD है, NVMe SSD। अब देखते हैं इनके टाइप, ठीक है। तो किसी कंप्यूटर की मेमोरी को दो श्रेणियों में यानी कि दो प्रकार में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी मेमोरी है, फिर इसमें देखो पहले होती है मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसे कि सहायक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो मुख्य मेमोरी होती है तो इसमें होती है रैम, है ना, रैम और रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखो जो रैम के टाइप हैं तो टू टाइप्स की होती हैं रैम, यानी कि डी रैम डायनेमिक रैम, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, ठीक है। और देखो जो रोम के टाइप हैं तो पी रोम, फ्लैश रोम और ई पी रोम और ई पी रोम, है ना, ये क्या है, तो ये आपके रोम के टाइप हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से सेकेंडरी डिवाइस, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और चुंबकीय टेप, है ना, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क के साथ आप SSD को भी शामिल कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। तो देखो प्राइमरी स्टोरेज में मैंने जैसे कि बताया आपको क्या कि रैम, है ना, रैम हो गया और रोम, ये क्या है, तो ये आपकी है प्राइमरी मेमोरी। फिर देखो अब ये सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि SDD और SD कार्ड भी है, SSD भी है, ठीक है। ये क्या है, आपके सभी सेकेंडरी मेमोरी हैं, पेन ड्राइव। अब देखते हैं मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी क्या होती है। तो देखो इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा गया है क्योंकि ये कंप्यूटर के सीधे संपर्क में रहती है। अब देखो इसलिए कहा गया है इसे आंतरिक मेमोरी क्योंकि आपने देखा होगा कि मदरबोर्ड के साथ क्या रहती है, आपकी रैम कनेक्टेड होती है ना, इसलिए इसे आंतरिक या इंटरनल मेमोरी कहा गया है क्योंकि ये सीधे CPU के संपर्क में रहती है ना। या फिर कह सकते हैं कि CPU का एक भाग होती है, ठीक है। इसमें लाखों की संख्या में क्या होते हैं, बाइट्स होते हैं, ठीक है। प्रत्येक बाइट लगातार 8 लगातार बिटों की एक सीरीज होती है। बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई है, ये थोड़ा सा यहाँ से आप हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए कि बिट जो है आपके सूचना की सबसे क्या होती है, छोटी इकाई होती है, ठीक है। ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा, बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई हो सकती है। और किसी बिट की दो स्थितियां हो सकती हैं जिसे हम ऑन, है ना, और या ऑफ कहते हैं, ठीक है, ऑन या ऑफ कहते हैं। सुविधा के लिए हम इन परिस्थितियों को क्रमशः 0 और 1 से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इन बिटों की स्थितियों के अनुसार बाइट का मान अर्थात बाइट का क्या निकाला जाता है, अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। मेमोरी में बाइट को ही सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अब देखो यहाँ से फिर से एक चीज़ मिल रहा है, मेमोरी में बाइट को ही क्या है, सबसे छोटी इकाई माना जाता है, ये भी आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेमोरी की प्रत्येक बाइट का एक विशेष एड्रेस होता है ना, जिस प्रकार किसी शहर में मकानों का नंबर होता है, नंबर प्लेट होती है, उसी प्रकार
मेमोरी में भी बाइटों की एक सीरीज होती है, संख्या होती है, ठीक है। ये क्रम संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं और इन संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार किलोबाइट, मेगाबाइट, है ना, किलोबाइट या मेगाबाइट में मापा जाता है। साधारणतः छोटे कंप्यूटरों की मेमोरी, मुख्य मेमोरी 16 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट तक होती है ना, 16 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट तक होती हैं। और बड़े कंप्यूटरों की मुख्य मेमोरी कई गीगाबाइटों की हो सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ से देखते हैं, मुख्य मेमोरी में किसी भी समय चल रहे प्रोग्राम, है ना, या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट और आउटपुट को डेटा को अस्थायी रूप से कुछ टाइम के लिए क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उन्हें हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम उस जगह रख दिए जाते हैं। मुख्य मेमोरी का आकार सीमित हो सकता है और परंतु इसकी गति काफ़ी तेज होती है ना। बिल्कुल देखिए, जो रैम होती है आपकी, रैम देखो ये क्या है, मेन मेमोरी होती है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो लिमिटेड है, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, ताकि जब ये किसी भी डेटा की ज़रूरत पड़े उसे तुरंत क्या करे, एक्सेस कर सके, ठीक है। अब इसकी फीचर्स देख लेते हैं, मुख्य विशेषताएं। तो प्रोसेस किया जाने वाला समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश जो इनपुट साधनों से प्राप्त किए गए हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि मुख्य मेमोरी में कौन कौन सी सूचनाएं रखी जाती हैं, ठीक है। तो प्रोसेस किया जाने वाला डेटा और उसको प्रोसेस किए जाने वाले जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इनपुट साधनों के लिए, है ना, वो किस में रखे जाते हैं, तो आपके मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। और प्रोसेसिंग के लिए जो अंतरिम परिणाम होते हैं वो भी आपके मेमोरी में होते हैं, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग के अंतिम परिणाम जिन्हें आउटपुट साधन को भेजे जाने तक रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका फाइनल आउटपुट होता है, तो जब तक वो फाइनल आउटपुट, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रिंट है, तो जब तक वो फाइनल प्रिंट नहीं हो जाता है तब तक ये क्या है, टेम्परेरी बेस पर मुख्य मेमोरी में रखा जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ से देख लेते हैं विशेषताएं। यह कार्यक्रम और डेटा साधारण प्रोसेसर के लिए क्या है, सक्रिय रूप से कार्य करता है और प्रोसेसर इसके साथ प्रति सेकंड में लाखों सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है, इसमें संग्रहित डेटा को आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ से रैम। अब यहाँ से देखो, आपकी जो मेन मेमोरी है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई मेन मेमोरी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं रैम को। तो रैम का फुल फॉर्म उम्मीद है सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि रैम है क्या, है ना, तो आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक और अस्थायी, है ना, यानी कि प्राइमरी एंड वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों और डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। जब आप कोई सॉफ्टवेयर, गेम या फाइल खोलते हैं तो वह स्टोरेज डिवाइस यानी कि एसडीडी से सीधे कहाँ, रैम में लोड हो जाती है, ताकि जो सीपीयू है तो उसे तेज़ी से क्या कर सके, एक्सेस कर सके। और रैम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। बिल्कुल देखो, जैसे रैम में अगर कोई डेटा है और अगर अचानक से लाइट चली जाए तो क्या होता है, जो रैम में डेटा रहता है वो क्या है, नष्ट हो जाता है, यानी कि सेव नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आप देख सकते हैं ये आपकी रैम है ना। ये देखो, मदरबोर्ड में जो स्लॉट है वहाँ पर फिट है और ये आपकी रैम स्टिक ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ से ये सब क्लियर हो गया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म आपको पता हो गया। अगर डिफाइन किया जाए तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है और जो सीपीयू को तेज़ गति से कार्य करने के लिए क्या करती है, निर्देश उपलब्ध कराती है ना। अब देखो, थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं रैम का। तो इसके आविष्कारक कौन थे, रॉबर्ट डेनार्ड थे। और कब आविष्कार किया गया था, तो 1968 में आईबीएम के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं इसके मुख्य कार्य क्या हैं, है ना। रैम के मेन कार्य क्या हैं, देखो, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, यानी कि संग्रह करना, और सीपीयू को तेज़ी से डेटा उपलब्ध करवाना, है ना। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहती है, यानी मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहती है। तो जो भी प्रोग्राम हो ओपन करते हैं तो तब वो प्रोग्राम आपके मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड हो जाता है, जिससे कि जो आपका सीपीयू है तो उसे तुरंत इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग को संभव बनाना। जब हम क्या करते हैं, एक साथ कई प्रोग्राम को चलाते हैं, उस टाइम पर हमारी रैम ही हेल्प करती है। आगे देखते हैं सिस्टम की गति को बढ़ाना, है ना। जितना अधिक रैम होगी सिस्टम उतना स्मूथ रहेगा और फास्ट चलेगा।
देखो रैम के कार्य जो मैंने अभी बता दिए आपको कि अस्थायी रूप से डेटा का संग्रहण करना, सीपीयू को डेटा उपलब्ध करवाना तेज़ी से गति करने के लिए यानी कि स्पीड में काम करने के लिए, और मल्टीटास्किंग को उपलब्ध करना है, मल्टीटास्किंग को संभव बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं सिस्टम की स्पीड को बूस्ट करना। अब देखो ये कार्य कैसे करती है ना। तो देखो कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम किस में, रैम में लोड हो जाता है, और जब कोई प्रोग्राम खोला जाता है तो वह HDD और SSD से सीधा कहाँ जाता है, तो रैम में लोड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब CPU रैम से डेटा पढ़कर प्रोसेस करता है और फिर कार्य जब समाप्त हो जाता है तो डेटा को हटाया जा सकता है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का पूरा डेटा मिट जाता है या डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने स्टेप्स बता दिए हैं आपको। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं ना, फीचर्स ऑफ रैम। तो देखो सबसे पहली विशेषता जो कि कई बार पूछी गई है एग्जाम में कि लाइट जाने पर क्या होता है, इसका डेटा नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा आप, स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, SSD और SSD से कहीं यानी कि कहीं अधिक होती है। इसका मतलब कि HDD और SSD के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्पीड होती है। नेक्स्ट देखते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। अब देखो जो आपकी रैम है ना, रैम तो क्या है, इसमें डेटा को रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट CPU एक्सेस, यानी कि ये डायरेक्ट CPU के साथ कनेक्टेड रहती है जिससे CPU इसके डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। अब यहाँ से रैम के टाइप हैं, तो देखो पहले SRAM है, फिर है आपका DRAM। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम SRAM और DRAM के अलग अलग पार्ट देख रहे हैं। तो देखो DRAM के पार्ट को देखते हैं, तो SDRAM और RDRAM, ठीक है, DDR, SDRAM, फिर इसके बाद DDR1, DDR2, DDR3, 4 और 5, ये किसकी हैं, DDR SDRAM के पार्ट हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ से देख सकते हैं रैम के टाइप है ना, जैसे कि मैंने बताया अभी, SRAM यानी कि स्टैटिक रैम और DRAM यानी कि डायनेमिक रैम। तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। देखो फीचर्स क्या होते हैं, तो ये काफ़ी तेज़ होती हैं और रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और महंगी होती हैं लेकिन कैशे मेमोरी में उपयोग की जाती हैं। अब देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है क्या, कैशे मेमोरी। ये जो आपकी कैशे मेमोरी होती है तो ये काफ़ी फास्ट होती है ना। फिर इसके बाद देखते हैं CPU कैशे मेमोरी, यानी कि वही जो आपका रैम है तो आपके कैशे मेमोरी में यूज की जाती है। ठीक, फिर देखते हैं DRAM, इन्हें रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और थोड़ा सा SRAM की अपेक्षा धीमी होती हैं। क्या होती हैं, थोड़ा सस्ती भी होती हैं और मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग की जाती हैं, बिल्कुल कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती हैं। अब देखते हैं ये आपकी है स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है आपकी डायनेमिक रैम, है ना, ये है आपकी डायनेमिक रैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आधुनिक प्रकार के रैम है ना, जैसे कि DDR1। अब देखो कई बार आपने सुना होगा DDR, है ना, DDR1, DDR2, तो आप ये भी याद रखिएगा, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो डबल डेटा रेट, है ना, डबल डेटा रेट। देखो जो DDR1 है इसका पहला संस्करण आया था कब, 2000 पे यानी कि 2000 में। फिर DDR2 कब आई थी, 2003 में। और DDR की अपेक्षा DDR1 थोड़ा सा फास्ट थी। फिर आई थी DDR3, कब आई थी, तो 2007 में। वैसे ईयर ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं क्योंकि ये ईयर तो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं DDR4, तो इसकी भी स्पीड और एक्यूरेसी थोड़ा सा तेज़ होती चली जाती है। ऐसे ही DDR5 है जो कि आधुनिक रैम है और डेटा को काफ़ी स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकती है, और ये 2020 में आई है। ठीक है, अब देखो ये है आपकी DDR रैम, फिर DDR1, DDR2, DDR3। आप देखिए देखने में दोनों सभी एक जैसे लग रही हैं, लेकिन जो इनका कट पॉइंट है ना, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये यहाँ पर है और ये थोड़ा सा सेंटर में लग रहा है, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड दिख रहा है और ये थोड़ा सा राइट साइड दिख रहा है ना। इनमें सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी तो वही है, और इनकी स्पीड अलग अलग, जैसे DDR1, 2, 3 अपग्रेड हो रही हैं तो वैसे ही आपकी स्पीड अपग्रेड करती गई हैं। अब रैम की क्षमता देख लेते हैं। तो देखो 2GB, 4GB, 8GB, 16 और 32, 64 और 126GB, 28GB तक। ठीक है, ये स्टोरेज की ये इनकी कैपेसिटी है। अब इनके लाभ देख लेते हैं कि लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखो रैम से कंप्यूटर की गति बढ़ानी है तो बिल्कुल रैम काम करती है। मल्टीटास्किंग को अगर संभव बनाना है तो फिर आपको रैम का ही यूज करना होगा, है ना।
फिर देखो प्रोग्राम जल्दी खुलते हैं, बिल्कुल अगर रैम अच्छी है तो प्रोग्राम जल्दी रैम में लोड हो जाएंगे और कई सारे प्रोग्राम एक बार लोड हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी रन कर सकते हैं। गेमिंग में बिल्कुल गेमिंग परफॉर्मेंस इसलिए बढ़ा देती कि देखो मान लीजिए अगर आपका कोई पुराना पीसी है जिसमें DDR1 है या फिर DDR पड़ी हुई है रैम, तो देखो छोटी मेमोरी है, ज़्यादा डेटा तो स्टोर कर नहीं पाएगी, है ना। और अगर DDR3 4 है और थोड़ा सा 8 GB 16 GB 32, तो फिर तो बढ़िया गेम में एकदम ज़बरदस्त काम करेगी। ऐसे ही वीडियो एडिटिंग में होता है और ग्राफिक डिज़ाइन में वही, है ना, जैसे कि गेमिंग में होता है। तो देखो ये सभी लाभ हैं, कंप्यूटर की गति बढ़ती है और मल्टीटास्किंग को आसान बना देती है, प्रोग्राम जल्दी खुल जाते हैं, ठीक है, और गेमिंग और वीडियो एडिटिंग को स्मूथ कर देती है, आसान कर देती है। अब देखो रैम के नुकसान क्या क्या हैं, है ना। अगर फ़ायदे हैं तो भाई नुकसान भी होंगे बिल्कुल। तो रैम अगर बिजली जाती है तो रैम का डेटा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं क्योंकि देखो रैम है और अगर इतना बढ़िया काम करेगी तो थोड़ा सा तो महंगी होना लाजमी है, ठीक है। फिर स्थायी स्टोरेज के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं, बिल्कुल देखो ये होती हैं अस्थायी, है ना, ये होती हैं आपकी अस्थायी, क्योंकि देखो फास्ट तो होती हैं, ये काफ़ी फास्ट होती हैं, लेकिन इसमें डेटा स्थायी रूप से सेव नहीं किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर रैम और रोम में अंतर देख लेते हैं, है ना। तो देखो रैम और रोम का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। फिर नेक्स्ट है वोलाटाइल और ये है नॉन वोलाटाइल, है ना। और देखो इसमें क्या है, रीड एंड राइट डेटा को दोनों किया जा सकता है, लेकिन जो आपकी रोम है इसमें सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है, ठीक। देखो जो आपकी रोम है तो थोड़ा सा रैम की अपेक्षा स्लो रहती है, तो यानी कि रैम यहाँ पर क्या है, स्पीड में आगे रहती है। और अब देखो उपयोग देख लेते हैं, तो ये रनिंग प्रोग्राम को क्या करती है, रनिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करती है और ये आपके फर्मवेयर और बायोस को सपोर्ट करती है, ठीक है, रोम। देखो अब रैम और कैशे मेमोरी में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो आपकी रैम है तो ये आपकी मुख्य मेमोरी होती है, और जो कैशे मेमोरी होती है तो CPU की सहायक मेमोरी होती है। ये अपेक्षाकृत धीमी होती है, किसकी, इसकी अपेक्षा, यानी कि कैशे मेमोरी की अपेक्षा धीमी होती है, जबकि ये कैशे मेमोरी काफ़ी फास्ट होती है ना। और फिर है क्षमता के आधार पर, तो इसकी अधिक क्षमता हो सकती है और कैशे मेमोरी की क्षमता कम हो सकती है। देखो ये डायनेमिक रैम पर आधारित होती हैं और जो आपकी कैशे मेमोरी होती हैं तो यानी कि स्टैटिक रैम पर आधारित होती हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम, देखो रैम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, है ना। रैम को मदरबोर्ड में कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके एक बार देख लीजिएगा, यहीं कंप्यूटर टेक जोन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे लगाने के लिए स्लॉट बने रहते हैं और इसका काम क्या होता है ये आप सब पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये स्लॉट की संख्या सामान्यतः 2 होती है, किसी में 4 भी होते हैं, और जैसे सर्वर टाइप के सिस्टम है उनमें 8 तक भी होती हैं, ठीक है। अब देखो रैपिड फायर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो प्राइमरी तथा वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर बंद होने पर रैम का डेटा क्यों मिट जाता है, क्योंकि ये वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। और डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैपिड फायर क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा इसमें। फिर है रैम अधिक तेज होती है कौन सी, तो एस रैम अधिक होती है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हैं कि एस रैम, ये आपकी एस रैम हो गई और ये हो गई आपकी डी रैम। तो देखो ये क्या है, आपकी फास्ट होती है और ये थोड़ा सा स्लो होती है। फिर देखते हैं सीपीयू में सबसे अधिक किस मेमोरी का यूज करता है, तो सीपीयू सबसे अधिक रैम का यूज करता है, क्योंकि क्या होता है ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है, किससे, मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, ठीक है। वर्तमान में सबसे आधुनिक रैम कौन सी है, तो है आपकी DDR5, है ना, यानी कि डबल डेटा रेट 5 रैम। इसके बाद रैम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सीपीयू को अस्थायी रूप से डेटा या निर्देश को उपलब्ध कराना। और रैम का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट डेनार्ड ने किया था। कब किया था ये आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं रोम को। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोम है क्या, है ना। तो देखो रोम क्या है, तो रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर की एक स्थायी, है ना, यानी कि एक परमानेंट मेमोरी है जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है।
जिसमें महत्वपूर्ण डेटा और निर्देश प्रोग्राम स्थायी रूप से क्या रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। ठीक है, तो देखो आप इसका संक्षिप्त में ऐसे समझिए कि ये क्या है, एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन ऐसे सेव रहते हैं जो जिन्हें बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। और कंप्यूटर के बंद होने पर या फिर बिजली के चले जाने पर, अचानक से अगर बिजली चली भी जाती है तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेव रहते हैं वो क्या है, नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। फिर देखिए रोम में सामान्यतः बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और या फिर फर्मवेयर क्या है, संग्रहित रहता है, जो कि कंप्यूटर को क्या है, स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए ये है आपकी क्या, रोम है ना, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये देखो आपकी रोम है, इस टाइप की होती हैं, और आपने देखा भी होगा मदरबोर्ड में क्या है, ये मदरबोर्ड में लगी रहती हैं, और ये जब सिस्टम बिल्ड होता है तभी ये लगा दी जाती हैं, है ना। आगे देखते हैं। तो देखो अच्छा, यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था, बायोस और फर्मवेयर। तो थोड़ा सा बायोस और फर्मवेयर को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो अगर सबसे पहले देखा जाए तो बायोस क्या है, तो ये एक फर्मवेयर है, तो इसके पहले हमें फर्मवेयर को अच्छे से जानना चाहिए, है ना। तो क्या है, एक बार पहले फर्मवेयर को देखते हैं। फर्मवेयर है ना, राइटिंग पे नहीं जाइएगा आप, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो सुनिएगा। तो देखो फर्मवेयर एक प्रकार का क्या है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो किसी हार्डवेयर में क्या किया जाता है, परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। और देखो ये हार्डवेयर को क्या करते हैं, अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो हार्डवेयर को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक रोम है और इसमें कोई इंस्ट्रक्शन पहले से दिया गया है, फिर क्या करती रहती हैं, मशीनें ऑटोमेटिक काम करती रहती हैं। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हार्डवेयर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है, अब देखो बायोस क्या होता है। तो बायोस है एक प्रकार का ये भी फर्मवेयर होता है, जो कि हार्डवेयर को क्या करता है, चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना या फिर बूट करने में सहायता प्रदान करता है। और ये क्या करता है, जैसे बेसिक सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं उन्हें क्या करके रखता है, सेव करके रखता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बायोस। अच्छा, बायोस का एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, वो है UEFI, है ना, UEFI। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात तो ये पूछा गया है ना। तो पहले आप ये जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, है ना, फर्मवेयर इंटरफेस, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इंटरफेस। तो देखो ये इसका फुल फॉर्म है, और ये क्या है, ये बायोस का एक एडवांस वर्जन है ना, एडवांस वर्जन ऑफ बायोस। ठीक है, आप इसे ऐसे करके ध्यान रखिएगा। तो जो आपका UEFI है तो ये क्या है, फर्मवेयर है, और इसका बायोस का ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं रोम का पूरा नाम क्या है। तो देखो ये सबको पता है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। और अगर आपसे कोई बोले कि रोम को परिभाषित कीजिए, तो फिर आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो आप बोलेंगे रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर के आवश्यक निर्देश और फर्मवेयर क्या करते हैं, संग्रहित रहते हैं, तथा बिजली के बंद होने पर या अचानक बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये है आपकी सिंपल सी रोम की परिभाषा। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं रोम के। तो देखो रोम का आविष्कार 1950 के डिकेड में किया गया था, है ना। आगे देखते हैं, अब रोम के मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो देखो इसका मुख्य कार्य होता है बायोस यानी कि फर्मवेयर को क्या, संग्रहित करना और बूट प्रोसेस में हेल्प करना, बूट प्रोसेस शुरू करना, स्थायी डेटा का संग्रह, यानी कि जैसे आपकी रोम है तो उसमें क्या रहता है, बायोस आपका सेव रहता है, तो यानी कि स्थायी डेटा का संग्रह, और हार्डवेयर को कंट्रोल करना, है ना, ये इसके क्या होते हैं, काम होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना, ये देखिए यहाँ पर फिर से काम दिए गए हैं, थोड़ा विजुलाइज करके देखो क्या करते हैं, सिस्टम को शुरू होने में हेल्प करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में यानी कि बूटिंग में हेल्प करती है। और ये एम्बेडेड सिस्टम में भी, जैसे आपके स्पीडोमीटर में है ना, इसका भी यूज किया जाता है रोम का। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि जो पूर्व निर्धारित काम होते हैं, है ना, और उनको एक बार डेटा देना होता है या इंस्ट्रक्शन देना होता है, वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, तो आपके रोम का। जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में क्या किया जाता है, एक बार हम बटन पुश करते हैं और क्या करती है, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सब किसका काम है, तो ये आपके रोम यानी कि जो बायोस होती है
फर्मवेयर का काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ दिया गया रोम काम कैसे करती है, तो इसका वर्किंग प्रोसेस देखो, सबसे पहले कंप्यूटर में यानी कि पावर सप्लाई होती है, फिर क्या करता है सीपीयू सबसे पहले रोम में संग्रहित क्या है बायोस को पढ़ता है ना, और बायोस क्या करता है बूटिंग में हेल्प करता है, यानी कि पीओएसटी टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और ये हार्डवेयर की क्या करता है जांच करता है। इसके बाद फिर क्या होता है बूट ड्राइव खोजता है ना, इसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसका है वर्किंग प्रोसेस। और यहाँ भी देखिए वर्किंग प्रोसेस को और बढ़िया तरीके से समझाया गया विजुलाइज करके। तो देखो क्या करती है स्थायी स्टोरेज यानी कि परमानेंट स्टोरेज का काम करती है, डेटा को सिक्योर रखती है ना, और नॉन वोलाटाइल की होती है। ठीक है, इसका डेटा क्या होता है कभी बदला नहीं जाता है, वो आगे हम देखेंगे है ना। और देखो ये क्या करती है बायोस को सेफ रखती है, यानी कि बूटिंग प्रक्रिया में हेल्प करती है, जो आपकी रोम होती है वही मैंने जो बता दिया आपको पीओएसटी यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का भी काम करती है। ठीक है, और डेटा की पुनरावृत्ति यानी कि एक बार आपने डेटा दे दिया इंस्ट्रक्शन दे दिया उसको रिपीट करती रहती है। ठीक है, ये इसके सभी काम होते हैं। जैसे कि देखिए फैक्ट्री में क्या होता है कुछ मशीनें अपने आप काम करती रहती हैं, तो वहाँ भी किसका यूज़ किया जाता है, तो आपकी जो होती है रोम, और उसमें दिए गए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसी बेस पर काम होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हार्डवेयर नियंत्रण, यानी कि देखो सीपीयू के इंस्ट्रक्शन यानी कि सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शन देना है ना, ये सब किसका काम होता है, तो फर्मवेयर का। और फर्मवेयर कहाँ रहते हैं, तो आपका फर्मवेयर स्टोर रहता है आपके रोम में, कहाँ पर रोम में, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो ये इसका फिर से वही वर्किंग प्रोसेस है कि यानी कि पावर दिया गया कंप्यूटर को, फिर ये क्या करता है इन्फॉर्मेशन को लोड करता है रैम से, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता है, और ये सब प्रोसेस करने के बाद फाइनली क्या करता है आपका सिस्टम ऑन कर देता है। अब देखो रैम की विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखो ये नॉन वोलाटाइल की होती है, यानी कि बिजली के जाने पर क्या होता है डेटा सुरक्षित रहता है, जबकि रैम में क्या होता है डेटा नष्ट हो जाता है ना, रैम में डेटा नष्ट हो जाता है, लेकिन आपके रोम का डेटा हमेशा हमेशा के लिए रहता है। और दूसरी विशेषता क्या है, ये एक परमानेंट स्टोरेज है ना, यानी कि डेटा को एक बार आपने सेव कर दिया है और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। केवल पढ़ने योग्य, अब देखो केवल पढ़ने योग्य है ना, यानी कि इसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। अब देखो रीड एंड राइट का मतलब क्या होता है, रीड करने का मतलब होता है कि उसका डेटा जैसे मान लीजिए एक बार इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो उसके बेस पर वर्क हो सकता है, क्या हो सकता है वर्क हो सकता है। लेकिन इसमें अगर हम सोचें है ना राइट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। देखो राइट का मतलब क्या है कि इसमें दोबारा से डेटा को फिल करना है ना, डेटा को फिल करना ये क्या है इसमें इम्पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राइट कर सकते हैं। और देखो फिर क्या है कम बिजली की आवश्यकता, यानी कि रोम डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं होती है ना, जैसे कि रैम में होता है अगर बिजली गई तो क्या होता है रैम का डेटा चला गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये रोम के क्या हैं आपके टाइप हैं। तो देखो एम रोम है ना, और पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश रोम। अब देखो इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो मास्क रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो ये इनके फुल फॉर्म होते हैं। देखो यहाँ से अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप में चला गया है, बाईपोलर है ना, फिर एमओएस, तो इतना डीप में हमें नहीं जाना है क्योंकि इतना डीप में नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ से फिर से वही मास्क रोम और फ्लैश रोम है ना, फ्लैश ईपी रोम, और फिर यहाँ पर है ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर दिए गए पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये इनके फुल फॉर्म है, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप। हाँ, अब देखो यहाँ से टाइप देख लेते हैं वही जो कि एम रोम है, जिसे कहते हैं मास्क्ड रोम है ना। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें जो डेटा है तो निर्माण के समय ही डेटा को क्या किया जाता है राइट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बाद में डेटा को बदला नहीं जा सकता है। ये कौन सी रोम है, तो यह है आपकी मास्क्ड रोम है ना, और इसका उपयोग क्या होता है जो पुराने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती थी उनमें यूज किया जाता था। आगे देखते हैं पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ हर बार फुल फॉर्म कि आपको कम से कम लर्न हो जाए है ना, एक बार दो बार आप जैसे सुनेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ विशेषताएं देख लेते हैं।
तो एक बार प्रोग्राम की जा सकती है और दोबारा संशोधित इसे नहीं किया जा सकता है। किसे? पी रोम को, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। आगे देखते हैं ईपी रोम, है ना, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? अब देखते हैं यहाँ इनकी विशेषताएं। तो पैरावैगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा क्या है, इसके डेटा को इरेज किया जा सकता है और दोबारा से प्रोग्राम की जा सकती है। अभी तक देखो आपने क्या समझा था कि अभी सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर अब धागे खुल रहे हैं। ईपी रोम का मतलब क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके डेटा को इरेज किया जा सकता है और किसके द्वारा? तो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में कि कौन सी मेमोरी है, यानी कि कौन सा रोम का टाइप है जिसको अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा इरेज किया जा सकता है ना। तो ये है आपकी ईपी रोम, है ना, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो यहाँ से आते हैं ईईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो देखो विद्युत संकेतों द्वारा मिटाई जा सकती है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा इरेज किया जा सकता है। और ये भी देखो याद करने का सिंपल तरीका इसमें इलेक्ट्रिकली है, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स के द्वारा इसे इरेज किया जा सकता है और बायो चिप में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, है ना, ये जो ईईपी रोम है इसका बायो चिप में यूज किया जाता है। फिर देखते हैं फ्लैश रोम। फ्लैश रोम क्या है? जो आपकी ईईपी रोम है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसका ये क्या है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। कौन सी? जो आपके फ्लैश रोम है। ठीक है, और तेज गति से डेटा मिटाया और लिखा जा सकता है, यानी कि इसमें जो रीड और राइट किया जा सकता है काफ़ी फास्ट किया जा सकता है ना, ये फास्ट तरीके से किया जा सकता है। कंपैरिजन में किसके? तो आपके ईईपी रोम के, है ना, ईईपी रोम, इसकी अपेक्षा ये काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, कौन सी? आपकी फ्लैश रोम। और देखो आधुनिक जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें क्या है, तो फ्लैश रोम का ही यूज किया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं रैम के लाभ, देख लेते हैं कि रैम से क्या क्या लाभ हैं। तो देखो स्थायी रूप से डेटा को सुरक्षित रखता है ये, और बिजली के जाने पर भी डेटा नष्ट नहीं होता है। बायोस और फर्मवेयर को सुरक्षित रखती है, कम बिजली की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। तो देखो ये रैम की अपेक्षा में क्या होती है, थोड़ा सा स्लो होती है ना, सॉरी किसकी अपेक्षा में? रैम की अपेक्षा में थोड़ा स्लो होती है और डेटा बदलना कठिन होता है, यानी कि जैसे इसका डेटा आपको इरेज करना है तो वो थोड़ा सा टफ होता है। देखो कई बार तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा इरेज होता है ना, फिर अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा होता है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। इसके बाद क्षमता, यानी कि कैपेसिटी काफ़ी कम होती है और कंपैरिजन टू रैम या अदर डिवाइसेज, है ना, तो थोड़ा सा कैपेसिटी कम होती है। आगे देखते हैं। तो फिर से वही है, ये आपके सभी लाभ हैं कि बिजली जाने पर डेटा सुरक्षित रखती है और सॉफ्टवेयर को बदलने से रोकता है, स्थिरता बढ़ाता है। ठीक है, बायोस सेटअप को क्या करके रखता है, सेव करके रखता है। सिस्टम बूट में हेल्प करता है, डिवाइस को बूट करने के लिए हेल्प की जाती है। किसका? कौन सी? तो रोम है। कम खर्चीला होता है, निर्माण में आसान होता है, डिवाइस की लागत कम करता है। ठीक, अब देखते हैं आगे, फिर से वही है। हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा रैम और रोम के बीच में डिफरेंस, है ना, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो चलिए देखते हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ से डिफरेंस, है ना। तो देखो सबसे पहले फुल फॉर्म के बेस पर देखते हैं। तो आपका ये है रोम और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और ये है आपकी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिर देखते हैं इनकी प्रकृति क्या है, यानी कि नेचर क्या है। तो देखो आपकी जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल होती है और जो रैम है वो आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक, अब देखते हैं डेटा को क्या करती है, स्थाई कौन सी, अस्थाई कौन सी है। तो देखो जो आपकी रोम है वो स्थाई होती है और जो आपकी रैम है तो वो स्थाई नहीं होती, यानी कि अस्थाई होती, टेम्परेरी होती। ठीक है, और ये होती है आपकी परमानेंट। फिर देखो जब अगर बिजली कहीं अचानक से चली जाए तो क्या होता है, जो रोम का डेटा होता है वो आपका सुरक्षित रहता है, जबकि जो रैम में डेटा होता है वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। अब इनके उपयोग देख लेते हैं। देखो रोम का यूज किस में करते हैं, बायोस और फर्मवेयर को सेव रखने के लिए, जबकि जो आपकी रैम है तो रनिंग प्रोग्राम को क्या करती है, रनिंग प्रोग्राम को लोड करके रखती है या फिर सीपीयू को काम करने के लिए एक्सेस प्रदान करने के लिए रखती है। ठीक है, स्पीड में देखते हैं। तो देखो आपकी स्पीड में रैम आगे है जबकि रोम क्या है, थोड़ा सा स्लो है। ठीक, अब देखते हैं आगे, यहाँ भी डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम, तो हम ये तो पढ़ ही चुके हैं। आगे देखते हैं, अब इसके यूज़ देख लेते हैं। ठीक है,
तो देखो यूज भी हमने वैसे तो देख लिए हैं कंप्यूटर बायोस में, और यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस में, यानी कि ये जो UEFI फर्मवेयर है इसके निर्माण में, मोबाइल फ़ोन के फर्मवेयर में, ATM मशीन्स के फंक्शन में, वॉशिंग मशीन्स में, और माइक्रोवेव ओवन में, प्रिंटर्स में, गेमिंग कंसोल में किसका यूज होता है? तो आपके रैम का यूज होता है, सॉरी रोम का यूज होता है। ओके, आगे देखते हैं। फिर से वही देख सकते हैं आप बूट सेटअप में, है ना, ये इसके यूज यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, बायोस को संरक्षित रखने में, वीडियो गेम कंसोल में, और स्मार्टफोन टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है। और कुछ ऐसे जिनमें एक बार इंस्ट्रक्शन देना हो, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, उनमें जैसे कि क्या होता है कि एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया फिर वो अपना काम करता रहे, तो इस टाइप की मशीनों में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये है आपके रैपिड फायर क्वेश्चन, है ना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई टाइम नहीं, फटाफट करेंगे इसे, और उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो देखो पहला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम में कौन सा महत्वपूर्ण प्रोग्राम संग्रहित रहता है? तो बायोस, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर फर्मवेयर। आगे देखते हैं, बिजली बंद हो जाने पर रोम का डेटा क्यों नहीं मिट जाता है ना? तो ये देखो ये क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए इसका डेटा सेफ रहता है। EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं, आधुनिक मदरबोर्ड में किस प्रकार की रोम का यूज होता है? देखो जो आधुनिक टाइप के मदरबोर्ड हैं उनमें फ्लैश रोम का यूज होता है। ओके, आगे देखते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर CPU सबसे पहले किस मेमोरी को पढ़ता है? तो आपको रोम को पढ़ता है। ठीक, रोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बायोस और फर्मवेयर को स्थायी रूप से संग्रहित रखना। रोम और रैम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो देखो रोम आपकी स्थायी है जबकि रैम आपकी अस्थायी है, लेकिन है दोनों क्या? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज हम देखने वाले हैं बायोस, है ना, यानी कि क्या होता है बायोस, और इसके बाद देखेंगे कि बायोस का काम क्या होता है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए बायोस, है ना, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सबको पता होगा। और ये क्या होता है? बायोस एक चिप होती है जो कि मदरबोर्ड में आपके इनबिल्ट रहती है ना। और देखो बायोस क्या है? तो बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर चिप है। अब ये फर्मवेयर क्या है? तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है, तो आप उम्मीद है कि प्रीवियस क्लास को करके आए होंगे, है ना, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका कार्य क्या होता है? तो अभी हम यहाँ शार्ट में देख लेते हैं, फिर इसके बाद डीप में चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसका काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना और हार्डवेयर की जाँच कराना, है ना। आगे देखते हैं, तो ये देखिए ये है आपकी क्या? बायोस। आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपके मदरबोर्ड में पहले से ही एक मेमोरी लगी रहती है ना, आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो एक बार आप मदरबोर्ड को ओपन कीजिएगा, और ज़्यादा तो छेड़खानी नहीं कीजिएगा क्योंकि ख़राब भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप एक बार इसे थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं बायोस के बारे में। तो बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मदरबोर्ड पर लगी एक विशेष फर्मवेयर चिप में क्या रहता है? संग्रहित रहता है। यानी कि जो आपका बायोस है, तो जो आपके मदरबोर्ड में रोम मेमोरी लगी होती है ना, उसमें क्या है? फर्मवेयर चिप में संग्रहित रहता है। क्या? तो आपका बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो सबसे पहले बायोस ही क्या होता है? आपका एक्टिव होता है। जब मान लीजिए आप सिस्टम को पावर से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका बायोस एक्टिव हो जाता है। ठीक, फिर क्या करता है? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है। अब देखो अगर आपसे कोई बोले कि आप बायोस की परिभाषा बताओ, तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है कि बायोस एक फर्मवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं बायोस के भाग कौन कौन से हैं। तो देखो POST यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जब ये बूटिंग वाला प्रोसेस होता है ना, तो बूटिंग के पहले क्या करता है? आपका बायोस चेकिंग करता है ना, जो हार्डवेयर है और हर जगह पावर सप्लाई सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चेक करता है। ठीक है, फिर देखो
बूट स्ट्रैप लोडर है ना। इसके बाद बायोस सेटअप यूटिलिटी, फिर बायोस ड्राइवर्स, ठीक है, ये इसके पार्ट्स हो गए। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये प्रोसेस है ना। सबसे पहले क्या होता है, आप कंप्यूटर में पावर सप्लाई करते हैं यानी कि पावर ऑन करते हैं, फिर ये क्या करता है, बायोस एक्टिव हो जाता है और ये POST यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक टेस्ट होता है जो कि हार्डवेयर सभी कंपोनेंट की जांच करता है। फिर आपका बूटिंग स्टार्ट होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, आपके रैम में है ना, रैम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बायोस के मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो बायोस का मुख्य कार्य में देखो सबसे पहला होता है POST यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना। हम देखो जब कंप्यूटर चालू होते ही क्या करता है, बायोस CPU, रैम, कीबोर्ड, स्टोरेज आदि सभी हार्डवेयर की जांच करता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर देखो दूसरा काम क्या है, हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना है ना, यानी कि सभी आवश्यक हार्डवेयर डिवाइसेस को कार्य करने के लिए क्या करना, रेडी करना, ठीक है। बूट प्रोसेस शुरू करना। अब देखो बूट डिवाइस यानी कि आपकी HDD, SSD, USB आदि खोज कर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अब जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में HDD लगी हुई है या फिर SSD लगी हुई है, तो इन सभी से OS को क्या करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को खोज कर लोड करना, ठीक है। फिर देखो क्या है, बायोस सेटिंग उपलब्ध कराना। अब देखो बायोस सेटिंग उपलब्ध कराने से क्या मतलब है, तो आपने देखा होगा आपके मदरबोर्ड में एक CMOS बैटरी लगी होती है ना। और जिसे नहीं देखा है तो मैंने एक शॉर्ट रिकॉर्ड कर रखा है ना, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, आपके YouTube चैनल में ही पड़ा है कंप्यूटर टेक जोन पर, है ना। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा। तो देखो ये बायोस जो होता है, बायोस की सेटिंग को उपलब्ध कराना, यानी कि जो आपका CMOS बैटरी होता है, तो डेट, टाइम और बूट ऑर्डर, पासवर्ड की सेटिंग्स आदि को क्या करता है, सेव करके रखता है। और इसके लिए पावर कौन देता है, तो देखो आपका ये CMOS बैटरी होती है, ये देती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बायोस सेटिंग उपलब्ध कराना, है ना, किसका काम होता है, तो ये सभी बायोस के काम है। इसके बाद अब देखते हैं हार्डवेयर और OS के बीच समन्वय, यानी कि आपके जो हार्डवेयर हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कार्य करवाने की एक प्रक्रिया या प्रारंभिक संचार स्थापित करना, ये भी आपके बायोस का काम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट इज बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है। तो देखो यहाँ कितना बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से डायग्राम से समझाया गया है। देखो बायोस इज, है ना, फर्मवेयर स्टोर ऑन मदरबोर्ड चिप, यानी कि बायोस क्या है, एक फर्मवेयर है जो कि आपके मदरबोर्ड चिप में, यानी कि जो आपका रोम होता है ना, इसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है। दैट इनिशियलाइज, जो कि इनिशियलाइज करता है, क्या करता है, यानी कि कार्य प्रारंभ करता है एक डिवाइस को रेडी करने के लिए, जैसे कि हार्डवेयर कंपोनेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, यानी कि एक सिस्टम को रन करने के लिए क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर कंपोनेंट की जांच करता है या इन सबको रेडी करता है ना। व्हेन, यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अब देखो इसे ऐसे समझते हैं हम कि देखो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस क्या करता है, सबसे पहले हार्डवेयर और उनके सभी कंपोनेंट को क्या करता है, चेकिंग करता है कि सभी कार्य करने के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, जो कि POST टेस्ट होता है, ठीक है। फिर जब ये चेक कर लेता है कि सब कुछ रेडी है तो एक बीप का साउंड आता है ना, बीप साउंड आता है। इसके बाद क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है, ठीक है। तो देखो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ समझाया गया है। आगे चलते हैं, बायोस की विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। तो देखो मदरबोर्ड की रोम और फ्लैश मेमोरी में संग्रहित रहता है, बिल्कुल। अब देखो ये जो फ्लैश मेमोरी है ये भी आपका रोम का ही प्रकार है, किसका, रोम का, यानी कि रीड ओनली मेमोरी का टाइप है। और जो आधुनिक मदरबोर्ड आते हैं उसमें अब फ्लैश मेमोरी का ही यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि फ्लैश रैम का यूज किया जाता है, फ्लैश रोम का यूज किया जाता है, फ्लैश रोम, ओके। नेक्स्ट है कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डवेयर की जांच करता है ना, जो कि कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, POST टेस्ट के बाद, है ना, जब POST टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ये हार्डवेयर की जांच करता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में सहायता करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में क्या है, SSD लगी हुई है या फिर HDD लगी हुई है,
तो यहाँ से आपके ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करके कहाँ लोड करता है, तो आपके रैम में लोड करता है। ठीक है, ये भी इसका काम है। फिर है बायोस सेटिंग को सीमोस में सुरक्षित रखता है, यानी कि बायोस जो होता है तो आपकी सेटिंग्स को, जैसे कि आपका डेट हो गया, टाइम हो गया, इन सभी सेटिंग्स को क्या करता है, सीमोस में सुरक्षित रखता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं, सीमाएं देखते हैं, यानी कि लिमिटेशंस देखते हैं। तो देखो बायोस की कुछ लिमिटेशंस कैसी थी कि ये बहुत बड़ी ड्राइव के साथ कार्य करने में थोड़ा सा असमर्थ है ना, जैसे कि 2 टेराबाइट से बड़ी अगर ड्राइव है तो उसके साथ काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, यानी कि एक लिमिटेड काम कर पाता था। और फिर है पुरानी तकनीकी है, बिल्कुल देखो बायोस काफ़ी पुरानी टेक्निक है। अब देखो UEFI की तुलना में कम सुरक्षित और कम तेज। अब देखो यहाँ आ रहा है UEFI, तो देखो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि UEFI है क्या। वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। देखो आपका जो UEFI है क्या है, तो ये है आपका यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, है ना। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ये इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और देखो ये बायोस का एडवांस वर्जन है, यानी कि जैसे बायोस काम करता है तो सेम बायोस का काम कौन करता है, UEFI, यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, हाँ यहाँ देख लेते हैं एक बार UEFI के बारे में। तो क्या है, तो ये है आपका यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, और यह क्या है, बायोस का एक आधुनिक संस्करण है, यानी कि बायोस का एडवांस वर्जन है। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ एडवांस वर्जन ऑफ बायोस, एडवांस वर्जन ऑफ बायोस। ठीक है, ऑफ बायोस। तो देखिए इसका आधुनिक संस्करण है जो कि इससे क्या है, तेज है, सुरक्षित है और बड़ी मात्रा में स्टोरेज या बड़ी स्टोरेज के साथ ड्राइव को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर 2 टेराबाइट से भी ज़्यादा की कोई ड्राइव है तो उसके साथ भी बहुत आराम से ये काम करता है। तो कौन सा है आपका UEFI, यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल और फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर में क्या होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन हुआ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फास्ट तरीके से क्वेश्चन करेंगे, रैपिड फायर तरीके से। तो बायोस का पूरा नाम क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। दूसरा है बायोस कहाँ संग्रहित रहता है, तो बायोस रोम में या फिर फ्लैश मेमोरी में। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, रोम जो आपके ओल्ड सिस्टम आते थे, है ना, वो रोम। अब जबकि ये जो एडवांस और नए सिस्टम आ रहे हैं, नए मदरबोर्ड आ रहे हैं, उसमें आपके फ्लैश मेमोरी का यूज हो रहा है या फ्लैश रोम का। ठीक है, तो बायोस कहाँ संग्रहित रहते हैं, तो आपके रोम में या फिर फ्लैश रोम में। ठीक है, थर्ड है कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है। देखो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले बायोस एक्टिव होता है। ठीक है, POST का पूरा नाम क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे चलते हैं, देखो बायोस का मुख्य कार्य क्या है, तो हार्डवेयर की जांच करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, लोड करना, है ना। और फिर है बायोस सेटिंग किस मेमोरी में सुरक्षित रहती है, तो आपकी CMOS बैटरी, किसमें, CMOS बैटरी में सुरक्षित रहती है। आगे देखते हैं बायोस और UEFI में कौन सा आधुनिक है। तो देखो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कौन सा है आपका UEFI, जो कि है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, है ना, एडवांस वर्जन ऑफ बायोस। तो देखो मैंने अभी बताया कि UEFI एडवांस वर्जन है किसका, बायोस का, है ना, एडवांस वर्जन ऑफ बायोस, एडवांस वर्जन ऑफ बायोस। तो देखने वाले हैं मेमोरी में रजिस्टर को, और कैसे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी, है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्टर है क्या। देखो रजिस्टर CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक स्थित एक अत्यंत तेज यानी कि हाई स्पीड क्या है, मेमोरी है, यानी जिसका उपयोग डेटा निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग के दौरान आवश्यक जानकारी को अस्थायी रूप से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है।
यानी कि जब प्रोसेसिंग होती है तो किसी भी इंस्ट्रक्शन या डेटा को टेम्परेरी बेस पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब देखो रजिस्टर क्या है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, कि रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है और यह सीधे सीपीयू के साथ कार्य करती है। अब देखते हैं रजिस्टर की विशेषताएं। तो सीपीयू के अंदर स्थित होती है पहली विशेषता, ठीक है, और कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। डेटा को अस्थायी रूप से क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और कैपेसिटी के मामले में क्या होता है, कैपेसिटी इसकी कम होती है, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाने में सहायता करती है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। आगे देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, तो ये है आपका पूरा सीपीयू, है ना। ये देखो ये है सीपीयू, और सीपीयू के पार्ट तो आपको पता है, एएलयू हो गया, सीयू हो गया, और एमयू तो अलग से काम करता है, ठीक है। तो देखो रजिस्टर कहाँ पर है, तो रजिस्टर आपका सीपीयू के अंदर है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और फिर देखिए यहाँ पर ये आ गई है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपके रैम और रोम होना चाहिए, है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं रजिस्टर के कार्य, है ना, यानी कि रजिस्टर के काम क्या क्या होते हैं। तो डेटा को अस्थायी रूप से क्या करना, संग्रहित रखना, और निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन को क्या करना, संग्रहित रखना, या उन्हें क्या करना, टेम्परेरी बेस पर संग्रहित रखना यानी स्टोर रखना। फिर है गणनाओं यानी कि कैलकुलेशन के परिणाम को रखना। जैसे आपने कोई कैलकुलेशन किया है तो कहाँ पर स्टोर रहेगी, तो रजिस्टर में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा का आदान प्रदान, है ना। डेटा का आदान प्रदान किसके बीच में, सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये रजिस्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखते हैं रजिस्टर के लाभ। तो वही है लाभ, क्या है कि देखो सबसे तेज मेमोरी है और ये सीपीयू की कार्य क्षमता को बढ़ा देती है, ठीक है। डेटा को तुरंत पहुंचाने में प्रदान करती है और प्रोसेसिंग का समय काफ़ी कम कर देती है। अब देखो इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। देखो स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होती है और ये काफ़ी महंगी होती हैं, क्या है, केवल सीपीयू के अंदर ही उपयोग की जाती हैं, ठीक है। तो ये इसकी हानियाँ हो गई। हानि क्या है, ये लिमिटेशंस मान सकते हैं। अब इसके देखते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित एक तेज अस्थायी मेमोरी होती है ना। रजिस्टर क्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। देखो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। कौन सी है, रजिस्टर। आगे देखते हैं रजिस्टर कहाँ स्थित होता है। तो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया कहाँ स्थित होता है, तो ये सीपीयू के अंदर स्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर का कार्य क्या है। देखो प्रोग्राम काउंटर का कार्य क्या है कि अगले निष्पादित होने वाले निर्देश को पता लगा कर रखना। मान लीजिए जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक पेज क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हमने एक बार तो प्रिंट के लिए कमांड दे दिया कंट्रोल पी। नेक्स्ट हमें और दूसरा पेज प्रिंट करना है तो उसे भी हमने प्रिंट के लिए क्या कर दिया, कमांड दे दी। तो पहले क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर जब ये फाइनल हो जाएगा तो सेकेंड वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर का यही कार्य होता है कि अगले टास्क को क्या करना, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी है। तो देखो रजिस्टर क्या है, प्राइमरी मेमोरी है और कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। अब आगे देखते हैं कैशे मेमोरी। तो देखो कैशे मेमोरी क्या होती है, यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो अत्यधिक तीव्र, है ना, स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम में चिपों का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा डेटा याद रखिएगा आप। सामान्यतः प्रोसेसर को रैम मेमोरी से कोई डेटा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 180 नैनो सेकेंड का टाइम लग जाता है, ठीक है। और कैशे मेमोरी बार बार गुजरने वाले डेटा को सिर्फ और सिर्फ 45 नैनो सेकेंड में क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ 45 नैनो सेकेंड में प्राप्त किया जा सकता है। देखो कैशे मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर की दक्षता क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। और कैशे मेमोरी प्रोसेसर और मानक यानी कि डी रैम मॉड्यूलों के बीच एक बफर के रूप में काम करती है, ठीक है। नवीनतम निर्देश और उसके डेटा को कैशे मेमोरी में रखा जाता है। और जब प्रोसेसर को कोई सूचना यानी किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वह कैशे मेमोरी में देखता है, और जब कैशे में नहीं होता है फिर वो क्या करता है, फिर बाद में मेन मेमोरी को देखता है, ठीक है। यदि वह सूचना कैशे मेमोरी में संग्रहित होती है तो प्रोसेसर उसका यूज करके सीधा काम करना स्टार्ट कर देता है, और अगर नहीं मिली तो फिर क्या करता है, फिर ये मेन मेमोरी में जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। तो देखो ये है आपकी कैशे मेमोरी। और एक चीज़ और यहाँ से ये पूछा जाता है कि L1 और L2 L3
ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ये किस मेमोरी में होते हैं? तो देखो ये आपकी होती है कैशे मेमोरी, ठीक है। यहाँ से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो कैशे मेमोरी किसके, यानी कि सीपीयू और जो आपकी मेन मेमोरी है उसके बफर जोन के रूप में काम करती है, ठीक है। डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए सेम सिस्टम है कि सीपीयू सबसे पहले अगर कोई सूचना चाहिए होती तो कैशे मेमोरी में देखता है, और कैशे में अगर नहीं मिला तो फिर वो क्या करता है, मेन मेमोरी में देखता है। और अगर मेन में भी नहीं मिला तो फिर वो जाता है सेकेंडरी के पास। लेकिन क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का डेटा जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कहाँ स्टोर रहता है, रैम में, यानी कि मेन मेमोरी में, ठीक है। इस प्रकार से प्रोसेस होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं डिफरेंस किसके बीच में, कैशे मेमोरी और रजिस्टर के बीच में। तो देखो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, यानी कि किस स्थान पर। तो सीपीयू यानी कि जो आपकी कैशे मेमोरी है सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, जबकि आपका रजिस्टर होता है वो क्या, सीपीयू के अंदर रहता है, ठीक है। स्पीड के बेस पर देखते हैं तो कैशे मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है, लेकिन आपका रजिस्टर क्या है, सबसे भी फास्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कैपेसिटी। तो रजिस्टर से अधिक, यानी कि जो रजिस्टर है इसकी क्षमता कम होती है कैपेसिटी, और जो आपका कैशे मेमोरी होती है उसकी थोड़ा सा कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू रजिस्टर। अब देखो यहाँ क्या है, उपयोगिता के बेस पर देखते हैं। तो बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को क्या करता है, संग्रहित रहता है, यानी कि जो हर बार डेटा यूज किया जा रहा है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हर बार यूज किया जा रहा है तो कहाँ स्टोर रहेगा, तो आपके कैशे मेमोरी में। और जो आपका रजिस्टर होता है तो वर्तमान डेटा और निर्देशों क्या करता है, संग्रहित रखता है। कॉस्ट के बेस पर देखते हैं तो ये महंगी होती है, लेकिन उससे भी महंगी कौन से होती है, वो आपकी रजिस्टर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस। तो सीपीयू सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, किसका यूज करता है, तो आपके कैशे मेमोरी का, कैसे, इनडायरेक्टली। जबकि रजिस्टर का डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा यूज होता है, क्योंकि देखो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर तो सीपीयू के अंदर है ना, रजिस्टर आपके सीपीयू के अंदर है। जबकि आपकी कैशे मेमोरी क्या है, तो ये आपके बफर जोन के रूप में काम करती है। और क्या है, ये आपका रजिस्टर है वो आपके सीपीयू के अंदर ही रहता है ना। तो पहले डायरेक्टली रूप से किसे यूज करेगी, तो आपके रजिस्टर्ड को। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये मेमोरी की क्लास पसंद आ रही होगी। आगे देखते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब देखो वर्चुअल मेमोरी भी देखते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है ना, जिसमें सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी यानी कि टेम्परेरी बेस पर क्या करता है, स्टोर करता है। और वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। देखो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा मेन काम है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी कम पड़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए वर्चुअल मेमोरी तब यूज होगी जैसे कोई प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, उस टाइम पर क्या है, जो आपकी मेन मेमोरी है तो वो थोड़ा सा कम पड़ रही है, तब फिर वर्चुअल मेमोरी अपना काम स्टार्ट करती है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी, है ना। हमने प्रीवियस क्लासों में प्राइमरी मेमोरी को बेहतरीन तरीके से कवर किया है। तो आइए फिर अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, तो देखो सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती हैं और इन्हें एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी भी कहते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले है आपका कौन सी, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आइए फिर देखते हैं कि आपकी HDD होती क्या है और ये कैसे काम करती है। तो देखो HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर कुछ इस प्रकार से वर्क होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या रहता है, ये आपका मैग्नेटिक एरिया होता है, जो कि यहाँ पर एक डिस्क होती है वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है। और जब ये रोटेट करती है तो ये जो आपका रीड एंड राइट हेड होता है तो क्या करता है, डेटा को रीड करता रहता है। अब देखते हैं HDD है क्या, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा, फाइलें, फोटो, वीडियो और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थायी रूप से, देखो यहाँ लिखा है स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। HDD में डेटा चुंबकीय मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क पर क्या होता है, स्टोर किया जाता है। और यह कंप्यूटर की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइसों में से एक है ना। यानी कि जो आपकी HDD है तो इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसमें, डेटा स्टोर करने के लिए। अब देखो फुल फॉर्म सबको पता होगा क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। देखो अब यहाँ से देखते हैं इसके आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक हैं
रेनॉल्ड बी जॉनसन। कौन है? रेनॉल्ड बी जॉनसन। और कब आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार किया था 1956 में। और किस कंपनी के द्वारा? तो आईबीएम कंपनी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं एचडीडी के मुख्य भाग, है ना। तो देखो प्लाटर होता है, इसका काम क्या होता है? तो डेटा को संग्रहित करने वाली चुंबकीय डिस्क होती है ना। और जो रीड एंड राइट हेड होता है, तो डेटा को पढ़ता और लिखता यानी कि रीड एंड राइट करता है। फिर एक पार्ट होता है इसका स्पिंडल या मोटर, है ना। स्पिंडल मोटर क्या करता है? तो ये प्लेटर को घुमाता रहता है, यानी कि जो आपकी डिस्क होती है उसे क्या करता है? घुमाता रहता है। ठीक है। फिर आपका एक्चुएटर आर्म, ये क्या करता है? रीड एंड राइट हेड को क्या करता है? कंट्रोल करता रहता है। जो आपका रीड एंड राइट हेड होता है, उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं। तो देखो ये है कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है? ये है आपका रीड एंड राइट हेड, ये। और ये क्या? वॉइस कॉइल, है ना। ये आपकी वॉइस कॉइल है। और ये है एक्चुएटर पिवट। कौन सा? ये क्या है? एक्चुएटर आर्म हो गया। और ये रे एक्चुएटर आर्म हो गया। और देखो ये क्या है? हेड गिम्बल। क्या है ये आपका हेड गिम्बल होता है। और ये क्या है? स्पिंडल मोटर। क्या है ये? स्पिंडल मोटर, जो कि मैग्नेटिक डिस्क को क्या करता है? घुमाता रहता है। और ये मैग्नेटिक प्लेटर्स, ये एरिया क्या है? मैग्नेटिक प्लेटर्स। आगे देखते हैं। अब देखो, हाँ ये वही फिर से है कि इस प्रकार से ये रीड एंड राइट करती रहती है। ये हेड गिम्बल यहाँ पर बार बार पुश करता है और डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। देखो ये है आपका प्लेटर्स, है ना, मैग्नेटिक प्लेटर्स। ये है आपका स्पिंडल। और ये है रीड एंड राइट हेड। फिर है एक्चुएटर आर्म। कौन सी? ये है आपका एक्चुएटर आर्म। और ये है एक्चुएटर एक्सिस। और ये क्या है? पूरा एक्चुएटर है। ठीक है। और देखो आगे हम एसएसडी को देखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं एचडीडी के मुख्य कार्य, है ना, यानी कि एचडीडी के मेन काम क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है? डेटा का संग्रहण, यानी कि फाइल, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स, इन सभी को स्थायी रूप से संग्रहित करना। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना? स्टोर करना। नेक्स्ट है बैकअप स्टोरेज, यानी कि महत्वपूर्ण डेटा को बैकअप के लिए रखना, है ना। फिर है स्टोरेज, यानी सॉफ्टवेयर स्टोरेज, जैसे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस को क्या करना? सेव करके रखना। अब देखते हैं। हाँ ये फिर से वही है, इसके कार्य हैं। आगे चलते हैं। एचडीडी की विशेषताएं, है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव की क्या विशेषताएं हैं? तो ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है और डेटा बिजली के बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है अगर एक बार सेव कर दिया गया हो। और अधिक स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करता है, बिल्कुल। एसएसडी की तुलना में थोड़ा सस्ता होता है और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसके लाभ। देखो इसकी कीमत क्या होती है? कम होती है और अधिक स्टोरेज देती है। ठीक है। वहीं पर जो आपकी एसएसडी होती है वहाँ पर क्या होता है कि स्टोरेज कम होती है लेकिन महंगी होती है। ठीक है। अब देखते हैं डेटा को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखता है और बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त साधन माना जाता है। ठीक है। अब देखो एचडीडी से नुकसान क्या क्या है। तो जो आपकी एसएसडी है तो थोड़ी सी फास्ट होती है और एचडीडी आपकी स्लो होती है ना। तो एक तो ये नुकसान हो गया। और इसमें आपकी अधिक बिजली की खपत होती है, किसमें? एचडीडी में। और इससे क्या है? झटकों से खतरा, यानी कि अगर लाइट जल्दी जल्दी आना जाना शुरू कर दे और आपका कंप्यूटर रन कर रहा हो तो उससे थोड़ा सा इसे नुकसान हो सकता है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रैपिड फायर, उन्हें करते हैं। तो देखो सबसे पहले है एचडीडी का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का आविष्कार किसने किया था? तो रेनॉल्ड बी जॉनसन ने। और थर्ड देखते हैं एचडीडी में डेटा किस तकनीकी से स्टोर किया जाता है? तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से। आगे देखते हैं एचडीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या एचडीडी का डेटा बिजली के जाने पर बंद होने पर, यानी कि बिजली के बंद होने पर मिट जाता है या फिर रहता है? तो ये डेटा सेव रहता है क्योंकि ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। अब आगे देखते हैं एसएसडी, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो देखो ये है आपकी एसएसडी, है ना। और देखो एक तो ये है आपकी साटा एसएसडी। कौन सी? साटा एसएसडी। और ये है आपकी एनवीएमई, है ना, एनवीएमई एसएसडी। तो आगे देखते हैं। देखो एसएसडी का परिचय। तो एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव और यह एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है ना, जो कि डेटा को क्या करती है? स्थायी रूप से सुरक्षित रखती है और एचडीडी के मुकाबले अधिक फास्ट होती है। अब देखते हैं यहाँ से एसएसडी क्या है।
तो SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव एक आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी चिप का उपयोग करके डेटा को स्टोर करती है। देखो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपकी SSD होती है किस टेक्निक का यूज करती है, तो फ्लैश मेमोरी चिप्स का यूज करती है। किसका? फ्लैश मेमोरी चिप, इसका यूज करके डेटा को क्या करती है? सेव करती है। अब देखो आविष्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो SSD की अवधारणा 1970 के डिकेड में दी गई थी और यह कई कंपनियों के मत के द्वारा क्या की गई थी? डेवलप की गई थी। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। आगे देखते हैं SSD काम कैसे करती है। देखो यह एक फ्लैश मेमोरी की तकनीकी के आधार पर काम करती है, इंपॉर्टेंट है। फ्लैश मेमोरी टेक्निक के बेस पर काम करती है। ठीक है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई घूमने वाली डिस्क नहीं होती है और यह डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक कंट्रोलर, क्या है? कंट्रोलर का यूज करती है। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करती है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव तुरंत फाइल खोलती है, वैसे ही आपकी SSD भी होती है और फास्ट तरीके से आपको कंप्यूटर को एक्सेस देती है। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो कंट्रोलर क्या करता है, ये मुख्य प्रोसेसर जो डेटा को मैनेज करता है, और दूसरा है NAND यानी कि नन फ्लैश चिप, जहां पर क्या करता है? डेटा असल में क्या होता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर है DRAM, है ना, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस टेक्निक को भी यहाँ पर यूज किया जाता है, किस लिए? इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे कि कैशे मेमोरी आपने पढ़ा है किसमें? रैम में। ठीक है, डेटा को और पेजेस और ब्लॉक के रूप में क्या करता है? व्यवस्थित करता है। आगे देखते हैं, अब SSD और SSD में कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेते हैं और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, आपकी टेक्निक देखते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव किस टेक्निक का यूज करती है? मैकेनिकल टेक्निक का यूज करती है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, है ना। जबकि आपकी जो SSD होती है तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का यूज करती है, जैसे कि फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं स्पीड के मामले में। देखो जो आपकी HDD होती है उसकी स्पीड होती है अप्रॉक्स 150 Mbps, है ना, यानी कि काफ़ी स्लो होती है। जबकि जो आपकी SSD होती है तो 7300 Mbps, यानी काफ़ी फास्टेस्ट होती है। और अब देखते हैं यहाँ पर स्थायित्व, है ना, यानी नॉन वोलेटाइल तो सभी मतलब दोनों हैं। और ये क्या है? झटके से खराब हो जाती है, यानी कि अगर जल्दी जल्दी लाइट आ रही है जा रही है तो ये थोड़ा सा खराब हो सकती है। लेकिन आपकी जो SSD है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है और कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा नॉइज़ के बेस पर। तो देखो जो आपकी SSD होती है, SSD बिल्कुल साइलेंट तरीके से काम करती है, जबकि आपकी जो SSD होती है तो उसकी डिस्क क्या करती रहती है? घूमती रहती है ना। देखो इसमें मूविंग पार्ट होता है, इसलिए इसकी थोड़ा सा स्पीड भी स्लो होती है कंपैरिजन टू SSD। अब देखते हैं SSD के टाइप्स। तो देखो पहली है SATA और दूसरी M-SATA, है ना। तो देखो जो 2.5 इंच SSD यानी SATA SSD है तो सबसे लोकप्रिय है और पुराने लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है और इसकी स्पीड होती है 550 Mbps। जबकि जो आपकी M-SATA SSD है साइज में बहुत छोटी है और टैबलेट जैसे अल्ट्रा बुक्स के लिए क्या होती है? उपयोगी है। M2 SSD, है ना, M2 SSD यानी कि रैम स्टिक जैसा पतला आकार होता है। अब देखो जो NVMe SSD है यह एक आधुनिक प्रोटोकॉल है, PCI बसेस का यूज करता है और सबसे अधिक गति यानी कि 7300 Mbps तक, जो कि काफ़ी तेज गति मानी जाती है। बिना केबल के सीधे मदरबोर्ड से जुड़ती है, जैसे कि आपकी रैम स्टिक होती है ना। सेम उसी प्रकार से आपकी जो NVMe SSD है वो भी क्या करती है? NVMe SSD भी डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है और ये हाई एंड PC जैसे कि गेमिंग एडिटिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हुई है। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि NVMe या फिर SATA जो पुरानी वाली है कौन सी इसमें फास्ट है ना। NVMe SATA SSD या फिर आपकी SATA SSD। तो देखो इसमें फास्ट है आपकी NVMe, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्या होती है? मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है, जबकि ये क्या होती है? SATA SSD SATA केबल के थ्रू कनेक्टेड रहती है। किससे? SATA केबल। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा फास्ट कौन होगी? जो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है ना, जिससे थोड़ा फास्ट होती है और डेटा एक्सेस स्पीड काफ़ी तेज होती है।
कम बिजली की खपत होती है और ये हल्का और टिकाऊ होती है। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या हैं, तो बहुत तेज़ होती है, यानी कि बूटिंग स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ होती है और तेज़ी से फाइल ट्रांसफ़र कर सकती है, लाइट कम खपत करती है और अधिक टिकाऊ होती है। हानि क्या है, एचडीडी की तुलना में एसएसडी काफ़ी महंगी है, यानी कि प्रति जीबी लागत काफ़ी अधिक है। ठीक है, अब देखते हैं एसएसडी के इस्तेमाल के फ़ायदे क्या हैं। तो देखो, फास्ट बूटिंग यानी कि सुपर स्पीड, 10 सेकंड में क्या करता है, विंडोज़ को बूट कर देता है और सिस्टम को रेडी कर देता है वर्क करने के लिए। बैटरी की लाइफ काफ़ी, यानी कि मान लो 30% तक बच जाती है, क्योंकि देखो इसमें कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं कि मूव करेगा। जबकि एचडीडी में क्या होता है, एचडीडी में एक पार्ट मूव करता रहता है, तो उसके लिए भी करंट की आवश्यकता होती है ना। और ये क्या है, गिरने पर भी सुरक्षित रहती है, जबकि अगर आपकी एचडीडी गिर जाए तो टूट सकती है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कमियां और सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। हाई कॉस्ट, ये काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, वाइड साइकिल लिमिट, हर सेल की एक निश्चित उम्र होती है। ठीक है, डेटा रिकवरी, खराब होने पर डेटा निकालना थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल सा होता है। और साइलेंट टिप्स क्या हैं, एसएसडी को कभी पूरा ना भरें, इसे अप्रॉक्स 20% क्या रखें, खाली ही रखें। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इसकी लॉन्ग लाइफ मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं रैम को अपग्रेड कैसे करें, सॉरी लैपटॉप को अपग्रेड कैसे करें। तो पुराने लैपटॉप का क्या करें, आप बैकअप लें और लैपटॉप को खोलकर एचडीडी की जगह पर एसएसडी लगा दें, है ना। कैडी का उपयोग करके पुरानी एचडीडी को दूसरी ड्राइव के रूप में यूज कर सकते हैं और विंडोज़ को एसएसडी में क्लोन या फिर इंस्टॉल करें, जिससे क्या होता है, अगर एसएसडी में रहेगा तो आपका काफ़ी तेज़ी से विंडोज़ बूट करेगा और काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एसएसडी से जो भी रैपिड फायर क्वेश्चन बनने वाले। देखो, एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। एसएसडी है क्या, तो यह एक सेकेंडरी स्टोरेज है जो फ्लैश मेमोरी चिप का यूज करके डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। एसडीडी और एसएसडी में कौन तेज होता है, तो देखो जो आपकी एसएसडी है एसडीडी की तुलना में काफ़ी तेज होती है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपकी एसएसडी में डेटा किस तकनीक से स्टोर होता है, तो देखो एसएसडी में फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर बेस पर क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है। अब एसडीडी का मुख्य लाभ क्या है, तो कंप्यूटर की स्पीड और बूटिंग स्पीड, फाइल ट्रांसफर स्पीड को काफ़ी तेज हो जाती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, है ना, कि क्या होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं एक एनिमेटेड वीडियो है। तो क्या है, ये कुछ एसडीडी जैसा काम कर रहा है ना, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही आपका फ्लॉपी डिस्क का भी काम होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क आपका है क्या, है ना। तो फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए और एक से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। यह एक मैग्नेटिक तकनीकी पर आधारित स्टोरेज माध्यम है ना। तो देखो, ये आपने देखा कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, और अब देखते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था और कब किया था, है ना, किस कंपनी ने किया था। तो देखो, इसका आविष्कार किया था एलन सुगार्ट ने। किसने, एलन सुगार्ट ने। और कब किया था, तो 1971 में। और कंपनी कौन सी थी, तो कंपनी थी आपकी IBM। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, यहाँ से कुछ ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस प्रकार से बनी होती है। तो देखो, एक मेटल शटर होती है और ये प्लास्टिक सेल यानी कि एक फ्रंट कवर होता है, और ऐसा ही एक प्लास्टिक सेल यानी जो आपका रियर कवर होता है। ठीक है, और ये आपकी होती है मैग्नेटिक डिस्क होती है। ठीक है, और ये क्या है, स्प्रिंग मैकेनिज्म पर आधारित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, ये इसके मुख्य भाग हैं, किसके, फ्लॉपी डिस्क के। तो फ्लॉपी डिस्क के मुख्य भाग कौन कौन से, मैग्नेटिक डिस्क और प्लास्टिक कवर, राइट प्रोटेक्ट नॉच हो गया, और फिर है मेटल शटर। आगे देखते हैं। तो ये देखो, ये आपका क्या होता है, ये यहाँ पर होता है एक्चुएटर होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये आपका रीड एंड राइट क्या होता है, हेड होता है, और ये स्पाइंडल होता है जैसे कि आपने एसडीडी में देखा था, और ये इसका कनेक्शन वाला पॉइंट रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, फ्लॉपी डिस्क की क्षमता देखते हैं। तो यानी कि जो 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी क्या है, 80 KB से 1 MB, यानी कि 80 KB से लेकर 1 मेगाबाइट तक। ठीक है, और जो 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी क्या है, तो 360 KB टू 1.2 MB,
नेक्स्ट है 3.5, है ना, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो इसकी 1.44 MB। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि सबसे ज़्यादा किसकी कैपेसिटी है, तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी। ठीक है, देखते हैं यहाँ से फ्लॉपी डिस्क की विशेषताएं। तो ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है और ये चुंबकीय तकनीकी पर आधारित होती है या उपयोग करती है, और क्या है, कम स्टोरेज क्षमता वाली होती है। डेटा को पढ़ा और लिखा दोनों किया जा सकता है। और आज HDD और SSD USB ड्राइव जैसे स्टोरेज के द्वारा क्या है, ये प्रतिस्थापित की जा चुकी है, यानी कि अब क्या है, अब थोड़ा सा यूज में नहीं लाई जा रही है ना, क्योंकि देखो अब कई सारे ऐसे स्टोरेज डिवाइस आ गई हैं, तो इसकी वजह से आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब थोड़ा सा लाभ देखते हैं, इससे क्या लाभ होते थे। तो आसानी से ले जाई जा सकती थी और डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोगी थी, और ये क्या है, रीयूज़ के लिए सबसे फेमस थी, यानी कि इसका रीयूज कर सकते थे, रीड एंड राइट दोनों कर सकते थे। हानियाँ क्या थी, बहुत कम स्टोरेज क्षमता बिल्कुल, और स्लो थी ये, है ना, और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से डेटा खराब हो सकता था और आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती थी। आगे देखते हैं। अब देखो रैपिड फायर क्वेश्चन आ गए इसके फ्लॉपी डिस्क के। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा संग्रहण स्थानांतरित के लिए किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था, तो एलन शुगार्ट ने किया था। और फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी है, तो 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क किस तकनीकी पर आधारित है, तो ये है आपके मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं आपका कम्पैक्ट डिस्क, है ना, क्या है आपका CD। तो देखो CD का कुछ इस प्रकार का बेस होता है कि जैसे एक अंदर से क्या है, ट्रॉली आती है और उसमें एक CD को लगा दिया जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, और ये क्या है, आपकी CD है। वैसे जो पुराने लोग हैं वो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि देखो उनके टाइम पर आज के जैसे मोबाइल और ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा CD का यूज़ होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से देखते हैं कि CD है क्या। सबसे पहले कम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा और संगीत, वीडियो, सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा लेजर तकनीकी की सहायता से पढ़ा जाता है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें डेटा को लेजर टेक्नोलॉजी के हेल्प से रीड किया जाता है और राइट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है। अब देखो यहाँ से मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि इसे परिभाषित करके बताओ, तो फिर आप कैसे बताओगे। तो कम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है जिसमें डेटा को लेजर तकनीकी के द्वारा संग्रहित और पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था फिलिप्स एंड सोनी ने। और कब किया था, तो 1982, है ना, 1982 में। आगे देखते हैं। अब देखो CD की कैपेसिटी देखते हैं। तो सामान्य CD की क्षमता यानी कि 650 MB से 700 MB तक होती है। अब यहाँ CD के प्रकार देखो दिए गए हैं। तो CD-ROM यानी कि कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या है, डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है और डेटा को बदला नहीं जा सकता। किसमें, CD-ROM में। फिर है CDR, ठीक है, CDR में क्या है, कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो इसमें क्या है, इसमें डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है, ठीक है, और कई बार पढ़ा जा सकता है, यानी कि लिख एक बार सकते हैं, ठीक है, और पढ़ कई बार सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपकी CDRW यानी कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसमें क्या है, डेटा को कई बार राइट किया जा सकता है और कई बार क्या है, मिटाया जा सकता है, यानी कि रीड और राइट दोनों पॉसिबल है और भी कई बार। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपकी रही CD। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो CD की विशेषताएं देखते हैं। तो CD की क्या विशेषताएं हैं, तो ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सबको पता है। नेक्स्ट है आपकी लेजर तकनीकी का उपयोग करती है, बिल्कुल, और ये क्या है, पोर्टेबल और हल्की होती है। नेक्स्ट है डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है, और ये HDD और SSD की तुलना में काफ़ी इसकी क्षमता कम होती है ना। नेक्स्ट है इससे लाभ क्या क्या थे, तो कम लागत वाली स्टोरेज डिवाइस है और आसानी से कहीं भी ले जाई जा सकती है। डेटा को शेयर करने के लिए काफ़ी उपयोगी है, चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं इससे हानियाँ क्या थी। तो स्टोरेज क्षमता इसमें बहुत कम थी और आसानी से अगर खरोच आ जाती थी तो ये ख़राब हो जाती थी।
और एसडीडी एसएसडी की तुलना में धीमी होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो रैपिड फायर क्वेश्चन आ गए किसके, सीडी से। तो सीडी का पूरा नाम क्या है आप बता दें, कंपैक्ट डिस्क। और सीडी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। सीडी में डेटा किस तकनीकी से पढ़ा जाता है, तो लेजर टेक्नोलॉजी से। सामान्य सीडी की क्षमता कितनी होती है, तो 650 MB से 700 MB। और सीडी आरडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, तो कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, तो आइए फिर देखते हैं जो बाकी की आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो देखो मैग्नेटिक टेप कुछ इस प्रकार का होता था, है ना, जो कि जिसे आप कैसेट बोलते थे। और ये क्या करता था, एक साइड से रील को क्या करता था, ड्रैग करता था, यानी कि घुमा रहा होता था, और दूसरे साइड क्या है, रील जा रही होती थी। और इसी बीच क्या होता था, इसके डेटा को रीड एंड राइट किया जाता था। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं कि मैग्नेटिक टेप है क्या। तो सबसे पहले देखो, मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को संग्रहित, है ना, यानी कि स्टोर करने के लिए और बैकअप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा चुंबकीय, है ना, यानी कि मैग्नेटिक पदार्थ से लेपित एक प्लास्टिक टेप पर संग्रहित किया जाता है। अब देखो इसमें टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, तो इसमें किस टेक्निक का यूज करते हैं, तो मैग्नेटिक टेप, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक टेक्निक यानी कि चुंबकीय तकनीकी का यूज करते हैं। अब देखो परिभाषा क्या है इसकी, तो मैग्नेटिक टेप एक चुंबकीय स्टोरेज माध्यम है जिसमें डेटा को चुंबकीय रूप में, है ना, किसमें, चुंबकीय रूप में संग्रहित किया जा सकता है या किया जाता था। अब देखो आविष्कार की बात करते हैं, तो इसके आविष्कारक कौन थे, तो फ्रिट्ज फ्लाइमर, है ना, कौन, फ्रिट्ज फ्लाइमर। ठीक है, और कब किया था आविष्कार, तो 1928 में। कब, 1928 में। आगे देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार की जिसे आप कैसेट बोलते थे, और इसमें क्या किया जाता था, मैक्सिमम लोग क्या करते थे, गाना सुनने के लिए इसका यूज किया जाता था। और शायद इस जनरेशन के तो लोग ज़्यादा ना जानते हों, लेकिन हाँ ये काफ़ी बेहतरीन स्टोरेज डिवाइस थी। और ये जो रील होती है ये क्या करती रहती, चलती रहती है, और इस साइड क्या करती रहती, एक रीड करता रहता है, एक इधर से ट्रैक करता रहता है ना। आगे देखते हैं। अब देखो मैग्नेटिक टेप की क्षमता, अब देखो इसकी क्षमता की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक टेप में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और आधुनिक यानी कि जो आधुनिक मैग्नेटिक टेप है इसमें कई टेराबाइट तक के डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि जो आधुनिक मैग्नेटिक टेप है ये बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने में सक्षम है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं किसकी, मैग्नेटिक टेप की। तो देखो पहली विशेषता क्या है मैग्नेटिक टेप की, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, किसका, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करती है और बड़ी मात्रा में डेटा को क्या कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। डेटा बैकअप, है ना, डेटा बैकअप और आर्काइविंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड पर कार्य करती है। आगे चलते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से चलती थी। तो देखो इस साइड से क्या होता था, एक रील इधर जाती थी, है ना, और इस साइड से ऐसे रीड करते हुए इसमें क्या होती थी, तो इसके ऊपर क्या है, सर्कल होता जाता था, है ना। इस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस था। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप के प्रकार। तो देखो पहली होती थी रील टू रील टेप, है ना, यानी कि जो काफ़ी पुराने टाइम में यूज की गई थी प्रारंभिक समय में, और ये क्या है, बड़े कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होती थी। दूसरी आई थी कार्टिज टेप, ये प्लास्टिक के कार्टिज में बंद टेप में होती थी और ये डेटा बैकअप के लिए उपयोगी मानी जाती थी। ठीक है, थर्ड है आपकी कैसेट टेप, है ना, कैसेट टेप, ये छोटे आकार की थी और ऑडियो और डेटा के संग्रहण के लिए उपयोग की जाती थी। आगे चलते हैं, अब आप देख सकते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो देखो ये क्या होता था आपका, तो ये आपकी सप्लाई रील, कौन सी, ये आपकी सप्लाई रील होती थी और ये स्लिप सीट होती थी जहां पर ये ऐसे इस प्रकार से यहाँ से घूम के डेटा स्लिप करके आता था, यानी कि जो आपकी रील है यहाँ स्लिप करके आती थी। और ये टेकअप रील थी, कौन सी, टेकअप रील, यानी कि इस साइड से डेटा जो मैग्नेटिक टेप आता था तो ये क्या करती थी, इसे टेक ऑफ करती थी, है ना, इस प्रकार से। और ये देखो क्या है, ये है आपका गाइड रोलर कि किस प्रकार से रोटेट करना है, किस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है आपका राइट प्रोटेक्ट टैब, और यहाँ होता था ये प्रेशर पैड होता था, कौन सा, ये यहाँ से देखो क्या होता था, जब ऐसे करके यहाँ से रील जाती थी तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर करके स्लिप करके जाया करती थी। ठीक है, और ये क्या है आपकी मैग्नेटिक सील, ये कौन सी, ये है आपकी मैग्नेटिक सील। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं इससे लाभ देखते हैं।
तो कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता डेटा बैकअप के लिए उपयुक्त होती थी और लंबे समय तक डेटा को सुरक्षित रख सकती थी। बड़ी संस्थाओं के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी। अब इससे हानियां क्या थी? तो डेटा एक्सेस करने में काफ़ी गति स्लो होती थी और सीक्वेंशियल एक्सेस के कारण किसी विशेष डेटा तक पहुंचने में समय लगता था। फिर क्या है? आधुनिक एसएसडी और एसडीडी की तुलना में कम सुविधाजनक। अब देखो क्या है सीक्वेंशियल मेथड में, तो देखो जैसे मान लीजिए ये है आपका टेप, ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या है, रील है। तो अब मान लीजिए कोई डेटा यहाँ पर है, तो जब ये यहाँ से पूरी इस डायरेक्शन तक की, मतलब इस रील को यहाँ से यहाँ तक जब रीड कर लेगी तब हम यहाँ की डेटा को प्राप्त कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ये समस्या होती थी। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक टेप की क्षमता देख लेते हैं। तो देखो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता था और आधुनिक मैग्नेटिक जो टेप हैं कई टेराबाइट की डेटा को स्टोर करने में सक्षम होती थी। ठीक है, अब देखो यहाँ से रैपिड फायर क्वेश्चन देखते हैं। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? तो यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा के संग्रहण और बैकअप के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप किस तकनीकी पर आधारित है? तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रिट्ज फ्लाइमर ने, है ना, किसने? फ्रिट्ज फ्लाइमर ने। ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की एक्सेस विधि का यूज करती थी? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का मुख्य कार्य क्या था या उपयोग क्या था? तो डेटा को बैकअप और आर्काइविंग। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं ब्लू रे डिस्क। तो देखो ब्लू रे डिस्क में क्या है, जैसे आपने देखा होगा सीडी वाला सिस्टम, है ना, तो कुछ उसी प्रकार से इसमें भी क्या किया जाता है, डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। ये क्या होती है, आपकी ट्रॉली होती है और यहाँ पर ये जो आपकी सीडी होती है तो अंदर जाती है, फिर इसके बाद डेटा को रीड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये है आपका सीडी डीवीडी राइटर जो आपके डेस्कटॉप में लगा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब देखो ब्लू रे डिस्क है क्या? तो ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई डेफिनेशन वाले वीडियो, ऑडियो, गेम और डिजिटल डेटा को संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए नीली बैगनी, है ना, यानी कि ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ब्लू वायलेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है जिसमें डेटा को ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, रीड एंड राइट किया जाता है। अब इसके आविष्कारक कौन थे? तो देखो इसके कोई पर्सनल आविष्कारक नहीं थे, ये ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन के द्वारा आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था? तो 2006 में। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसकी क्षमता देखते हैं ब्लू रे डिस्क की। देखो जो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क थी तो उसकी क्षमता थी अप्रॉक्स 25 GB, है ना, और जो डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क थी तो उसकी क्षमता थी 50 GB तक। जो ट्रिपल लेयर ब्लू रे डिस्क थी तो उसकी क्षमता थी 100 GB तक। ठीक है, अब जो चौथी यानी कि क्वाड लेयर ब्लू रे डिस्क थी उसकी क्षमता थी 128 GB। कितनी? 128 GB, 128 GB। ठीक है, ब्लू रे डिस्क की विशेषताएं देखते हैं। तो देखो ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और ब्लू रे डिवाइस में क्या है, ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं और सीडी डीवीडी की तुलना में अधिक क्षमता प्रदान करती है ना, क्योंकि सीडी डीवीडी की काफ़ी कम होती है जबकि जो आपकी ब्लू रे डिस्क है उसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। और क्या है, हाई डेफिनेशन यानी कि HD और अल्ट्रा HD वीडियो के संग्रह के लिए उपयुक्त मानी जाती है और डेटा को काफ़ी तेज़ी से पढ़ और लिख सकती है। ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये भी काम करती है। ठीक है, अभी देख सकते हैं ये क्या है, म्यूजिक चल रहा है। आगे चलते हैं, अब देखो ब्लू रे डिस्क के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो देखो BD रोम यानी कि ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या है, सिर्फ डेटा को पढ़ा जा सकता है और डेटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पर क्या आती थी, CD आती थी किसकी, मूवी वाली, तो उसमें एक बार जो मूवी आ जाती थी तो सिर्फ वही चलती थी और हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते थे कि अभी ये मूवी है और इसमें हम दूसरी मूवी डाल दें, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ये कौन सी आपकी BD रोम यानी कि ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर दूसरी आपकी BDR यानी कि ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। अब इसमें क्या है, डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है, यानी कि जो आपकी BDR थी तो उसमें डेटा को एक बार लिख सकते हैं, है ना, एक बार लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पढ़ कई बार सकते हैं। क्या है, लिख एक बार सकते हैं और पढ़ कई बार सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था BDR का।
फिर नेक्स्ट है BDRE यानी कि ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल। अब इसमें क्या है, डेटा को कई बार लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके लाभ देखते हैं। तो इसमें अधिक स्टोरेज क्षमता प्रदान होती है और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो यानी कि हाई डेफिनेशन यानी अल्ट्रा HD वीडियो और ऑडियो क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। CD और DVD की तुलना में काफ़ी तेज होती है, डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। ये क्या है, इसके लाभ हैं। अब हानि देख लेते हैं। तो CD और DVD की तुलना में महंगी होती है, बिल्कुल। अब देखो स्टोरेज कैपेसिटी भी है ना, 120 GB तक, तो महंगी तो हो सकती है बिल्कुल। फिर क्या है, ब्लू रे ड्राइव की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या है, ब्लू रे ड्राइव की आवश्यकता होती है और SSD HDD की तुलना में थोड़ा सुविधाजनक कम होती है। ठीक है, अब रैपिड फायर क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्लू रे डिस्क क्या है, तो यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग हाई डेफिनेशन वाले वीडियो गेम ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लू रे डिस्क किस तकनीकी पर आधारित है, तो ब्लू रे डिस्क ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस है। ठीक है, और नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क की सामान्य क्षमता कितनी होती है, तो सामान्य क्षमता 25 GB से 50 GB तक, यानी कि किसमें आपकी जो डुअल लेयर है 50 GB और जो आपकी क्वाड है, क्वाड लेयर वाली है, तो उसमें कितना 128 GB। ठीक है, 128 GB। आगे देखते हैं ब्लू रे डिस्क का उपयोग किस लिए होता है, तो SD गेम वीडियो फिल्में और बड़े डेटा के संग्रहण के लिए किया जाता है। फिर देखते हैं ब्लू रे डिस्क के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो BD-ROM, BD-R और BD-RE। ठीक है, देखो पेन ड्राइव क्या होती है आपकी, तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है, ये देखो आप सभी जानते हैं और सभी ने यूज की होगी पेन ड्राइव को, है ना। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि पेन ड्राइव है क्या और क्या इसकी हिस्ट्री है ना। तो पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, ट्रांसफर और बैकअप करने के लिए क्या किया जाता है, यूज करते हैं। और USB है ना, यह USB के माध्यम से क्या होती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी या अन्य डिजिटल डिवाइस से जुड़ती है। तो देखो यहाँ पर USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके माध्यम से क्या होती है, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सभी से जुड़ती है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं इसका आविष्कार। तो देखो इसका आविष्कार कब हुआ था, तो सन 2000 में हुआ था और इसे विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉव मॉरोन को, है ना, डॉव मॉरोन, और उनकी कंपनी है M सिस्टम, है ना, इसको दिया जाता है श्रेय इसे विकसित करने का। आगे चलते हैं, अब देखो पेन ड्राइव के मुख्य भाग देखते हैं। तो देखो USB कनेक्टर जो कि कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है, और दूसरा फ्लैश मेमोरी या चिप जो डेटा को स्टोर करने के लिए है, और थर्ड है कंट्रोलर चिप जो डेटा के प्रवाह को यानी कि डेटा के ट्रांसफर को नियंत्रित करने के लिए है, और तीसरा है PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो सभी पार्ट्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, और फिफ्थ है प्रोटेक्टिव केस जो बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है ना। देखो इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो आकार में छोटी होती है और हल्की होती है, उपयोग में आसान होती है, प्लग एंड प्ले, है ना, बिजली की खपत कम होती है, डेटा को तेजी से ट्रांसफर कर सकती है और बार बार डेटा को राइट करने और डिलीट करने की सुविधा देती है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके पार्ट्स को। तो देखो सबसे पहले क्या है, कनेक्टर, है ना। कनेक्टर का काम क्या होता है, ये PC, लैपटॉप, ये सभी डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट करना। फिर सेकंड क्या है आपका बोर्ड, और थर्ड है आपका मेन चिप जो क्या करती है, डेटा को सेव करने का काम करती है। तीसरा कंट्रोलर चिप जो डेटा को नियंत्रित करती है ना, डेटा के फ्लो को नियंत्रित करती है। अब देखो ये भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये देखो क्या है, USB कनेक्टर हो गया, और ये प्रोटेक्ट राइट स्विच है यानी कि राइट प्रोटेक्ट स्विच हो गया। ये देखो ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। और ये क्या आपका, तो ये है आपका टेस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये आपकी होती है फ्लैश मेमोरी चिप, ठीक है, जहां पर डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आगे चलते हैं, अब देखो पेन ड्राइव के उपयोग देख लेते हैं। तो क्या है, फाइलों को संग्रहित करना, डेटा को ट्रांसफर करना, और दस्तावेजों इन सभी मतलब पूरे डेटा का क्या करना, बैकअप लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराना, और फोटो, वीडियो आदि सभी चीज़ों को संग्रहित करना, ठीक है। अब देखो स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं। तो आजकल अलग अलग मतलब कैपेसिटी की पेन ड्राइव आ रही हैं, जैसे कि 4GB हो गई, 8 हो गई, और 16GB, 32, है ना, और 128GB, 256GB ऐसे आ रही हैं। तो सबकी अलग अलग क्षमताओं के आधार पर आ रही हैं, यानी कि 1 TB तक। अब इससे लाभ देखते हैं। तो देखो पोर्टेबल और हल्की होती है, डेटा तेजी से ट्रांसफर कर सकती है, टिकाऊ और विश्वसनीय होती है, अधिक स्टोरेज क्षमता दे सकती है, और किसी अतिरिक्त पावर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जिस डिजिटल डिवाइस में कनेक्ट होगी उससे ही पावर को क्या करती है, ले लेती है। अब हानियां देखते हैं।
तो देखो आसानी से खो सकती है, ये तो एक ऑप्शनल हो गया। बाकी देखो वायरस से संक्रमित हो सकती है, सीमित जीवन काल है, और अगर फिजिकल रूप से डैमेज होती है तो डेटा क्या होता है आपका नष्ट हो सकता है। ठीक है, ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस है। अब आगे देखते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन। देखो पेन ड्राइव है क्या, तो यह एक यूएसबी आधारित पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी उपयोग करती है, तो ये फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं, तो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। और फोर्थ है आपका पेन ड्राइव का मुख्य कार्य क्या होता है, तो डेटा को स्टोर करना, ट्रांसफर करना एंड बैकअप लेना, है ना। फिर फिफ्थ नंबर में पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, बहुत कम लोग बताते हैं ये कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव इसका फुल मतलब दूसरा नाम है। अब आगे चलते हैं एसडी कार्ड देखते हैं, है ना। तो आपने सभी ने यूज किया होगा एसडी कार्ड को, और जो पुराने मोबाइल आते थे उनमें तो बहुत ज़्यादा यूज की जाती थी, ठीक है। अब देखते हैं एसडी कार्ड है क्या, तो एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। और यह एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने और एक से दूसरे डिवाइस में स्थानांतरित करने यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, कैमरा, टैबलेट, ड्रोन, है ना, और म्यूजिक प्लेयर जैसे अन्य डिजिटल उपकरणों के साथ किया जाता है। अब देखो आविष्कार की बात करते हैं, तो देखो एसडी कार्ड को 1999 है ना 1999 में बनाया गया था। और किसके द्वारा, तो इसे एसडी एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया था। इसका पूरा नाम क्या है, तो सिक्योर डिजिटल कार्ड, है ना, क्या है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। अब इसके भाग देखते हैं, तो देखो पहला है मेमोरी चिप, क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम। फिर दूसरा कंट्रोलर चिप, डेटा को यानी कि डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम होता है। और तीसरा है मेटल कंटैक्ट, है ना, मेटल कंटैक्ट ये क्या करता है, तो ये डिवाइस से कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है ना। फिर चौथा कौन सा है, प्लास्टिक केसिंग, यानी कि ये कार्ड की सुरक्षा को क्या करता है, हाँ सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है आपकी एसडी कार्ड यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ से क्या करता है, ये डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। आगे देखते हैं, अब देखो एसडी कार्ड के प्रकार देख लेते हैं, यानी टाइप ऑफ एसडी कार्ड। तो देखो पहला होता है एसडी यानी कि सिक्योर डिजिटल। ये कहाँ तक, ये सिर्फ 2 GB कैपेसिटी तक आधारित है, यानी कि जो आपका एसडी कार्ड है उसकी कैपेसिटी 2 GB तक होती है ना। फिर दूसरा आपका SDHC यानी कि सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। देखो इसकी क्षमता क्या है, 4 GB से लेकर 32 GB तक है। किसकी, SDHC की, है ना, यानी कि सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। फिर इसके बाद है थर्ड नंबर में SDXC यानी सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी, सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो 64 GB से लेकर 2 TB तक। कहाँ तक, 2 TB तक, है ना। फिर इसके बाद है माइक्रो एसडी कार्ड। अब देखो माइक्रो एसडी कार्ड क्या है, आकार में सबसे छोटा होता है, मोबाइल फोन, टैबलेट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो ये आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी हो गई। और ये क्या है, वीडियो स्पीड क्लास हो गया, ठीक है। और ये आपकी मेमोरी टाइप हो गई SDXC, है ना। ये बस इंटरफेस हो गया, यानी कि आप बस तो जानते होंगे जो डेटा के फ्लो को क्या करता है, यानी कि डेटा को ले जाने और लाने का काम करता है। और ये क्या है, रीड स्पीड हो गई कितनी, 300 Mbps, और ये राइट स्पीड हो गई 250 Mbps। और चलते हैं, अब देखो SD कार्ड की विशेषताएं देख लेते हैं कि यानी कि क्या विशेषताएं हैं SD कार्ड की। तो आप देख सकते हैं आकार में छोटा होता है, हल्का होता है और बिजली की कम खपत करता है, डेटा को सुरक्षित रखने की क्षमता है, और उच्च स्टोरेज यानी कि हाई कैपेसिटी होती है इसकी स्टोर करने की, है ना। और आसानी से क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है और निकाला जा सकता है। अब एसडी कार्ड के उपयोग देख लेते हैं, तो देखो मोबाइल में फ़ोटो वीडियो ऐप को क्या करना, स्टोर करना, और डिजिटल कैमरों में यानी कि पिक्चर्स वीडियो ऑडियो को क्या करना, रिकॉर्ड करने के लिए, ड्रोन और सीसीटीवी में डेटा के संग्रह के लिए, फाइलों का बैकअप करना, है ना, और म्यूजिक एंड डॉक्यूमेंट को क्या करना, कलेक्ट करना। ये सभी क्या है, इसके उपयोग हो गए। अब देखो लाभ देखते हैं, तो छोटा है, अधिक स्टोरेज कैपेसिटी है, डेटा को तेजी से ट्रांसफ़र कर सकता है, और कम बिजली की खपत, है ना। विभिन्न उपकरणों में क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। और हानियाँ देखो आसानी से खो सकता है, ये तो एक ऑप्शन है, लेकिन अगर ये भौतिक रूप से क्षति हुआ तो डेटा फिर क्या है आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी नष्ट हो सकता है। और वायरस या डेटा करप्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बार बार के उपयोग से क्या है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके एसडी कार्ड की हानियाँ हैं।
अब ये आप देख सकते हैं क्या है, तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है ना। अब देखो इसके क्या है, रैपिड फायर क्वेश्चन देखते हैं। तो एसडी कार्ड का पूरा नाम क्या है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। एसडी कार्ड किस प्रकार की मेमोरी का यूज करता है, तो फ्लैश मेमोरी का यूज करता है। और माइक्रो एसडी कार्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो फ़ोन में, यानी कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और छोटे डिजिटल डिवाइस में, है ना। एसडी कार्ड की क्षमता कितनी होती है, तो 4 GB से लेकर 32 GB तक। और एसडी कार्ड किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो ये देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना। आगे चलते हैं। अब आप ये देख सकते हैं क्या है, तो ये मेमोरी की यूनिट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बात कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं। और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपके छोटे बड़े भैया बहन जो भी कंप्यूटर रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उनके साथ वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। तो जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।